Good morning, student. Class 8th Geography portion, chapter number 1, Resources, page number 125. Now, today we are discuss about classification of resources. In this classification, we have seen 4 types of classification of resources on the basis of their development, on the basis of their origin, on the basis of their renewability, on the basis of their distribution. Now let's start our first point on the basis of the level of development. Okay, in this development, on this basis of development, resources are classified on 2 main facts: actual resource and potential resource. Actual resource, these are the resource whose quantity is known as, and these are being used in various way at present. भाई बेसिस ऑफ दैट डेवलपमेंट क्या मीन्स मतलब है कि ऐसे रिसोर्स जिसे डेवलपमेंट के ग्रोथ पे लाया गया है, यानी वो रिसोर्स जिन्हें हम बहुत टाइप्स में यूज़ करते हैं, या धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम ड्यूरिंग स्टेज बढ़ता गया हमने उसे एक डेवलपमेंट, उस रिसोर्स को बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ किया, उसे डेवलप किया। तो पहला उसमें आता है एक्चुअल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स यानी वो रिसोर्स जो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हम उसे अलग अलग टाइप में यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में हमें पता है कि इस रिसोर्स की इतनी क्वांटिटी है, तो अब हमें पता है कि उसकी बहुत सारी क्वांटिटी, भाई जब क्वांटिटी ज़्यादा है तो क्यों ना हम उसको बहुत अलग अलग टाइप में यूज़ करें और उसकी हमारी नीड को फुलफ़िल करें। एग्जाम्पल है एक्चुअल रिसोर्स का, रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। तो ये सारे रिसोर्सेज के जो एग्जाम्पल्स हैं, जर्मनी में जो कोल है वहाँ पर उसको बहुत सारे टाइप्स में उसका यूज़ होता है। कोल फॉर एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अदर वे इंडस्ट्रीज़ में। पेट्रोलियम जो वेस्ट एशिया में है उसका भी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, सप्लाई भी करते हैं, उनकी कंट्री में यूज़ भी कर सकते हैं। डार्क सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में डार्क सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, तो वहाँ पर कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब उस सॉइल में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग लेते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, इकोनॉमी बढ़ती है। ठीक है। दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। These are the resource about which we do not have sufficient knowledge at present. These resources may be used in future. ऐसे रिसोर्स हम जिनके बारे में हमें पता तो है कि ये रिसोर्स हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उनकी क्वांटिटी क्या है, वो कहाँ कितनी मात्रा में मिलेंगे। ये ज़रूर पता है कि हाँ ये रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पर मिल रहे हैं, या यहाँ पर ड्रिलिंग और माइनिंग के थ्रू वो रिसोर्स निकलेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी में है वो, क्योंकि हमारे पास अभी वो टेक्निक्स नहीं है। आगे फ्यूचर में हम उन्हें ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, वो हमें पोटेंशियल रिसोर्स कहलाता है। These resources may used in future. At present, our technology may not be that advanced, but with time, these may be utilized and can turn to be actual resources. जब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हम क्या होगा, फिर हम उन पोटेंशियल रिसोर्सेज को भी एक्चुअल रिसोर्सेज की तरह यूज़ करने लगे। हमें पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी में है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी उसको निकालने की, ये पता करने की कि कहाँ कितनी क्वांटिटी में है। फिर जब पता चल जाएगा तो उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम उन्हें पोटेंशियल से एक्चुअल रिसोर्सेज की तरह यूज़ करने लग जाएंगे। एग्जाम्पल है पोटेंशियल रिसोर्सेज के, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख मे बी यूज्ड इन फ्यूचर,
sea water is a potential source, but with technology in future it will be become an actual resource when its salinity is taken out, and this may be used for agriculture and domestic purpose. यूरेनियम लद्दाख में बहुत ज़्यादा, लद्दाख में ज़्यादा नहीं, लद्दाख में देखा गया, यानी फाउंड किया गया, सर्च किया गया कि लद्दाख में यूरेनियम है, बट कितनी क्वांटिटी में है, किस किस रीजन में है, ये नहीं पता। तो हम क्या देखेंगे कि जब फ्यूचर में टेक्निक्स आ जाएगी हमारे पास, तो हम इस यूरेनियम को यूज़ करेंगे एज अ एक्चुअल रिसोर्स। और दूसरी बात करते हैं हमारे सी वाटर की, ओशन वाटर की, जो बहुत सैलिनिटी पे यानी खारा है। जब हमारे पास टेक्निक्स आ जाएगी ना, तो हम इस ओशन वाटर को भी डोमेस्टिक पर्पस से या एग्रीकल्चर पर्पस से, इरिगेशन पर्पस से यूज़ करने लगेंगे, जिससे हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी। हाई स्पीड विंड्स वर जस्ट अ पोटेंशियल रिसोर्स earlier, but with the development of windmills they are good source of energy now, hence they are an actual resource. जो स्पीड विंड्स होती है, हमने बात की थी ना पहले विंडमिल्स की, जो स्पीड विंड्स होती है ना, विंड्स की जो स्पीड्स होती है, जो तेज़ हवाएं होती हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, जिससे हम उन विंड्स की एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो पहले हमें पता नहीं था, लेकिन आज जिस तरह हम धीरे धीरे या बहुत स्पीड के साथ जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, विंड मिल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड मिल्स बनाए जा रहे हैं और इन विंड स्पीड्स को यूज़ करते जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं हम कि बहुत जल्दी ये जो विंड स्पीड्स है ये हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स बन जाएगी। ऐसे तो हमने इसे यूज़ करना शुरू किया है, लेकिन जितनी क्वांटिटी में करना चाहिए उतनी क्वांटिटी में हम बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जहाँ से उत्पन्न होते हैं, जहाँ से ये पैदा होते हैं या जहाँ से ये निकलते हैं। तो द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज अबायोटिक एंड बायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ऑब्वियस है, नेचुरल रिसोर्सेज के अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो या तो बायोटिक नज़र आते हैं या अबायोटिक नज़र आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बॉर्न हो रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, माइनिंग हो रहे हैं, तो दो ही क्लासिफिकेशन होंगे, या तो बायोटिक लिविंग थिंग्स होंगी या नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। ऑब्वियस है। तो अबायोटिक रिसोर्स, these include all natural resources that are non living। अबायोटिक में जितनी नॉन लिविंग थिंग्स होती है बच्चा पार्टी, सारी चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, रॉक एक्सेट्रा, सारी नॉन लिविंग थिंग्स है, सारे रिसोर्सेज हैं, तो अबायोटिक में आएंगे। बायोटिक, these include all living organism on earth। अर्थ पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब इस बायोटिक में आते हैं। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, नेचर की तरफ जाएं तो नेचर में हमें जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स दिखते हैं वो सब लिविंग थिंग्स तो है, तो लिविंग थिंग्स हैं तो सब बायोटिक में आएंगे। सिंपल, बायोटिक लिविंग थिंग्स, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, some natural resources can be replenished or renewed quickly while other cannot be renewed। भाई रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो दोबारा क्रिएट हो सकते हैं, या वो रिसोर्सेज जो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा आने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। मिलियन ऑफ ईयर्स तक तो हम जिंदा रह नहीं सकते, ऑब्वियस है। तो हमारे लिए हम क्या सोचते हैं, भाई मिलियन ऑफ ईयर्स बाद आएंगे, इट मीन्स हमारे लिए तो वो ख़त्म हो गए। तो ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाते हैं या दोबारा से क्रिएट हो जाते हैं, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, तो हम क्या देखते हैं, पहला देखते हैं
कि रिन्यूएबिलिटी यानी ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ख़त्म होने वाले नॉन रिन्यूएबल यानी दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते, होंगे तो मिलियन ऑफ ईयर्स की प्रोसेस लगेगी। रिन्यूएबल यानी जो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं, खुद ब खुद दोबारा रिन्यू हो जाते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these resources can be renewed or replenished with human efforts or activity. However, some are unlimited in nature and may not be affected by human use. ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको ह्यूमन एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा रिन्यू होने के लिए, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हुए। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है वो खुद ग्रोन अप कर जाते हैं, हम उनकी जितनी भी यूज़ कर रहे हैं हम उनका, लेकिन क्या हो रहा है वो दोबारा से बढ़ रहा है क्योंकि वो नेचुरल वेजिटेशन है, तो ये दोबारा से क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो यूज़ करने के बाद भी दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं वो हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम एनिमल प्लांट्स तो आते ही हैं, साथ में विंड मिल। विंड मिल एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हवाएं हमेशा चलती हैं, विंड्स हमेशा चलती हैं, वो नहीं रुकती। वो सोर्स तो हमने उन्हें बनाया है लेकिन वो नेचुरल है, उनको ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिन्यू होने के लिए, वो खुद ब खुद हमेशा से स्पीड में चलती आएंगी जहाँ पर वो क्रिएट होती हैं अपनी स्पीड को लेकर। तो विंड स्पीड जो है, विंड स्पीड से जो विंड मिल से हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी, ये विंड स्पीड्स कभी ख़त्म नहीं होगी, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे सनलाइट देख सकते हैं हम, सनलाइट से हम, सोलार पैनल से हम सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो सनलाइट भी हमेशा है। सनलाइट ऐसा नहीं है कि अभी हमने 2 दिन यूज़ किया तो 2 दिन के लिए सनलाइट ख़त्म हो गई, वो रोज़ आती है। बात करते हैं नेक्स्ट की एग्जाम्पल, रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स हैं सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सॉइल एंड फॉरेस्ट ऑल्दो आर रिन्यूएबल रिसोर्स बट reckless and careless use can lead to their depletions। हाँ, लेकिन एक बात तो ये कि मानते हैं हम कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर हम इसका तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, बहुत गलत तरीके से इसको यूज़ करेंगे, इसको केयर नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये एक जगह जाकर ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। भाई फॉरेस्ट को अगर हम बिल्कुल स्पीड में काटते गए तो नेचुरल वेजिटेशन को भी ग्रोन अप होने के लिए एक टाइम पीरियड की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक ट्री को कट किया तो नेक्स्ट डे जब जाते तो उसके पास में दूसरा ट्री खड़ा हुआ मिलता है, नहीं, काफ़ी टाइम लगता है। इट मीन्स 10 to 15 ईयर्स भी लग जाते हैं एक पेड़ को बहुत छायादार बनने के लिए, तो हमें इतना टाइम गैप देना पड़ेगा वेजिटेशंस को। ठीक है, Similarly, water is unlimited in nature at present, but due to the misuse and pollution of water bodies, it may become a scarce resource in future। अभी बात की थी, प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि आप लोग वाटर बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं। वाटर एक ऐसी एसेंशियल बॉडी है हमारे ह्यूमन नीड्स के लिए जो इतनी कम हो चुकी है हमारी अर्थ पे, जो फ्रेश वाटर है वो इतना कम हो चुका है कि फ्यूचर में इसकी बहुत स्कैरसिटी देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these resources are limited in nature and their rate of formation is extremely slow। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो क्या देखते हैं हम, वो लिमिटेड है, नेचर में बहुत लिमिटेड है, और ये जो अगर मान लो ख़त्म हो गए, ख़त्म होने के बाद ये दोबारा से रिन्यू होंगे, लेकिन मिलियन ऑफ ईयर्स की प्रोसेस के। मिलियन ऑफ ईयर्स ह्यूमंस के लिए बहुत लॉन्ग टाइम है, कोई भी नहीं जी सकता, राइट है ना भाई, हम तो नहीं रहेंगे, फ्यूचर भी नहीं रहेगा हमारा इतने टाइम तक, मतलब फिर हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप कहोगे कि मैम हम तो यूज़ कर रहे हैं ना, हमें बात की क्या प्रॉब्लम है। बच्चा एक बात बताओ, अगर मान लो अर्थ पे से सारे वेजिटेबल ख़त्म हो जाए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है,
मम्मा रोज़ाना दाल और चपाती खिलाए, बोर हो जाओगे ना, बिल्कुल बोर हो जाओगे। वेजिटेबल चाहिए, मोस्ट ऑफ पार्ट है हमारे लंच का, डिनर का। एक ही चीज़, तो एक पार्ट अगर हमारी अभी मान लो अभी कोरोना चल रहा है, आप लोगों की लाइफ से स्कूल वाला पार्ट हट गया। स्टार्टिंग तो बड़ा मज़ा आया ना, अरे वाह स्कूल बंद हो गए, लेकिन बाद में रियलाइज़ होने लगा कि कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कूल हमारी लाइफ का। कि बच्चा पार्टी सही है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वो पार्ट अगर हट गया तो सेम थिंग इधर आओ। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम कंटिन्यूअस यूज़ करते जा रहे हैं एकदम से ख़त्म हो गए, तो ये सोचो कि उन रिसोर्सेज से जो चीज़ें हमारी, जो नीड हमारी फुलफ़िल हो रही थी, जो नीड हमारी सेटिस्फाई हो रही थी, अब उस नीड को किस चीज़ से फुलफ़िल करोगे? रुक जाएगी लाइफ पूरी तरीके से, क्योंकि एक चीज़ भी अगर कम होती है तो लाइफ कहीं ना कहीं से खाली हो जाती है। लॉकडाउन लगा था, सब कुछ बंद था, मार्केट वगैरह सब कुछ, घर में ही रहना कॉमन थिंग हो गई थी। सुबह शाम बोरिंग लाइफ हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर स्कूल की याद आ रही थी, पार्क की याद आ रही थी, गार्डन एरियाज़ की याद आ रही थी, कॉलोनीज़ के ग्रुप की याद आ रही थी। तो सेम थिंग है ना, चीज़ें अगर ख़त्म हो जाए लाइफ से, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए लाइफ से, तो रिसोर्सेज की वो नीड जो उन रिसोर्सेज से सेटिस्फाइड हो रही थी वो कहाँ से पूरी होगी? Hence once they are used they will take thousand or at times million of years to be renewed for future use। सही है ना, अखबार ख़त्म हो गई तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे उसे रिन्यूड होने में। जैसे कोल, ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये वो सारे एसेंशियल रिसोर्सेज हैं जिसका हम बहुत स्पीड में यूज़ कर रहे हैं, जिसके यूज़ पे हमें थोड़ा सस्टेनेबल होना चाहिए, ताकि हम ही नहीं हमारे आने वाले फ्यूचर भी इस रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें। ओके, आपके पेज नंबर 126 पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी पेट्रोलियम किस तरह से हम ओशन में से फाउंड करते हैं उसकी पिक दी हुई है, देख लीजिएगा। और विंड मिल के जो बारे में हमने अभी 2-3 बार बात की है, तो वो भी 126 पे रिन्यूएबल रिसोर्स विंड मिल्स की आपको बताई गई है, किस तरह से ये विंड मिल्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं एक एरिया पे, खाली सा जो मैदान होता है वहाँ पर, जहाँ ज़्यादा स्पीड विंड चलती है वहीं इन विंड मिल्स को लगाया जाता है। सो now this is end of the topic। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।